हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का। ठीक है, पढ़ने से पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी कह सकते हो। तो पहले चैप्टर से पढ़ने से पहले, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, तो कोशिकाओं के प्रकार क्या होती है। तो आपको बताया था कि जो कोशिका होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी जीव होगा वो क्या होगा? कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसके प्रकार पढ़ लिया गया था। तो कोशिकाएं हमारी क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक आपकी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, फिर हमने एनिमल सेल पढ़ लिया था। ये आपका क्या है? एनिमल सेल आपका हो गया था। ठीक है, एनिमल सेल हमने जंतु की कोशिका को पढ़ा था। और प्रोकैरियोटिक कोशिका को आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होता है, कितने प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, और द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित क्या होते हैं, अगुणित क्या होते हैं। तो एक बेसिक टर्म है जो आपको चैप्टर्स में बताए जाएंगे। जब आपको पहला चैप्टर शुरू होगा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में यही सारी बातें आपसे होनी है। ठीक है, तो आइए देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ये आपके कोशिकाओं के प्रकार मैंने बताए थे बच्चा कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार मैंने आपको बता दिए थे। कौन कौन से प्रकार थे? कौन कौन से? तो एक आपका था प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक आपकी क्या थी? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो आपकी थी, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ था। आज हम इसकी संरचना को इसमें देखेंगे। इसमें किसको किसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं, नील हरित शैवाल आपके, और आपके माइकोप्लाज्मा। किसको? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसको रखा गया है। इसमें किसको रखा गया था? तो आप जानते हो पूरे टोटल प्रोटिस्टा को रखा गया था। ठीक है, प्रोटिस्टा आपका हो गया कवक जगत, पूरा पौधे और जितने भी जंतु आते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की संरचना आज पढ़नी है। तो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की संरचना। तो आइए देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो प्रो का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बच्चा प्राचीन होता है। और कैरियन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है केंद्रक। अर्थात ऐसा कोशिका जिसका जो केंद्रक है वो क्या है? प्राचीन प्रकार का है। तो ऐसे केंद्रों को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। ठीक है, तो इसमें है क्या? इसके संरचना स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें एक बाह्य परत होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। एक आंतरिक संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। किसकी? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल वॉल। ठीक है, इसे सेल वॉल किसका बना हुआ? ग्लाइकोपेप्टाइड। ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है, या पेप्टाइड की कह सकते, ग्लाइकोपेप्टाइड। ठीक है, या लिपिड भी कह सकते हो। और इसमें एक आंतरिक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली
पाई जाती है। इसमें एक आंतरिक सबसे परत होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और यहाँ पे एक संरचना बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे, मेसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मेसोसोम इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकान, ये सॉरी ग्लाइकोपेप्टाइड है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती कोशिका बनती किसकी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि लिपिड की बनी होती है। किसकी, लिपिड की बनी होती है। तो ये जो आपकी होती है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली में एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है श्वसन करने का कार्य होता है, शोषण करने का, शोषण का कार्य इसका होता है। मतलब जो मेसोसोम होता है वो क्या कर देगा, शोषण करेगा। और क्योंकि इनमें क्या है, प्राचीन प्रकार का केंद्रक है, तो इसमें कोई भी केंद्रक कला वगैरह नहीं पाया जाएगा। तो इनके जो केंद्रक होते हैं ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं। जो अनुवांशिक पदार्थ होता है इनका डीएनए, तो जिनमें केंद्रक कला चारों तरफ से नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं केंद्रकाप। क्या कहेंगे, केंद्रकाप। ठीक है, न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, इसी में आपके एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये इसे ही हम गोलाकार डीएनए के नाम से जानते हैं। इसके नाम से गोलाकार डीएनए प्लाज्मिड पाया जाता है। इसका एक नाम और है, एफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके, एफ फैक्टर। तो आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी क्या है, आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम। जो आपकी झिल्ली रहित होती है राइबोसोम, और इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम आपके पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। बहुत सारे क्या हैं, आपके फिमरी पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, फिमरी, सीलिया कह सकते हो ये। तो ये बहुत सारी सीलिया पाई जाती हैं, और इसमें कई बहुत सारी जो है कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं जिनमें फ्लैजेला भी पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला भी पाया जाता है। तो फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजेला भी पाया जाता है। तो ये फ्लैजेला उन एक कोश के जीवों को गति प्रदान करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य कौन करेगा, फ्लैजेला। और जिसमें सीलिया होती हैं ये काम करती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और जो अभी एनिमल सेल जो बताया था, अगर इसमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। ये कह सकते हो क्या नहीं पाए जाएंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं। जबकि आप देखिए कि जो एनिमल सेल था, जंतु कोशिका थी, इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये आपका क्या है, गाइजियोकार्ड झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अंतःपरदब्बी जाल का क्या है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है, जो केंद्रक इसमें है, ये इसमें कोई भी केंद्रक कला नहीं पाई जाती, जबकि इसमें क्या है, केंद्रक कला पाई जाती है। ठीक है, और क्या अंतर हो सकता है कि इनमें जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है जंतुओं में, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अंतर और क्या हो सकता है, इसमें कोशिका कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला कह सकते हो। जबकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या अंतर आप बता सकते हो। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है जो श्वसन का कार्य करता है। क्या करेंगे, ये भी क्या करेगा, श्वसन का कार्य करता है। किसका, श्वसन का कार्य करता है। कौन, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है।
माइटोकॉन्ड्रिया में एक अलग आप उसका डीएनए पाया जाता है, और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। किस प्रकार का? राइबोसोम जो होता है वो किस प्रकार का होगा? 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हैं, कुछ इसमें क्या है, आप बहुत सारा अंतर आप बता सकते हो कि कौन कौन से इसमें अंतर है। ठीक है, तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु वाली कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, किसी भी आवरण से चारों तरफ से घिरा नहीं होता है। तो इसके अंतर आप बता सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि वायरस भाई किसमें पाया जाता है। तो यह हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं जीवाणुओं में, नीलहरी शैवालों में, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है, इन सब में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे वायरस की बात करें कि वायरस जो होता है ये किस प्रकार की संरचना होती है। तो वायरस एक संरचना होती है, क्या होती है? एक संरचना होती है, जो संरचना किससे मिलकर बनी होगी? प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बनी होती है। और ये जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, ये जब तक बाहर हैं, वायु में हैं, जल में हैं या कहीं पर भी हैं, कोशिकाओं के अंदर नहीं, जीवित सेल के अंदर जब तक नहीं हैं तब तक ये मरे हुए होते हैं। और जैसे ही किसी जीवित शरीर में प्रवेश करते हैं ये जीवित हो जाते हैं। इसीलिए विषाणुओं को क्या कहा जाता है कि निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी, क्या कहा जाएगा? निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी, सजीव के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी के नाम से जाना जाता है किसे? तो आपका वायरस होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें। तो ये आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अभी इतना बेसिक टर्म जानिए, आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा, आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा क्लास जो है चैप्टर नंबर 8 में कोशिका संरचना, उसमें डिटेल से बताया जाता है। और ये एकदम बेसिक टर्म है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे तो बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आपके नीट वगैरह की बात करें, सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आएंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। अभी कोशिकाओं के प्रकार पढ़ा, अब हम जीवों को पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो आइए देखेंगे एक कोशिकीय जीव आपके कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा निकालना है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव आपके क्या होते हैं? इसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक कोशिका से बने होते हैं, उनका पूरा जीवन ही एक कोशिका में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे क्या इसमें कि ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या बता सकते हो इसके एग्जाम्पल में? तो आप अमीबा ले सकते हो, एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम ले सकते हो, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, किसको अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया आपका, यूग्लिना हो गया आपका, क्या हो गया? यूग्लिना हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, कि ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से, ठीक है, एक कोशिका से बने होते हैं, या उनका जीवन, संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका में क्या होता है? संपन्न होता है। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे अमीबा। अब अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा है तो इसका एक केंद्रक होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो पानी, इसको कहाँ देख सकते हो? जैसे पानी के गड्ढे हैं, पानी के गड्ढे में, ठीक है,
पानी के गड्ढे में आप देख सकते हो कि बहुत दिनों से पानी वो भरा था, जल लीजिए और उसको क्या है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप उसको देखने का प्रयास कीजिए, तो आपको ऐसे ही संरचना आपको उसमें इसके क्या है दिखाई देगी। तो वो सब क्या है अमीबा है, क्या है अमीबा है। अब चूंकि एक कोश के जो जीव होते हैं हम अपनी नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या होता है माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन एक कोश के जीवों को देख पाएंगे, ठीक है। तो एक कोशिकीय के बारे में हो गया। अब आएंगे कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में आप डिफरेंस भी बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखेंगे दूसरा क्या है आपका बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होगा तो ऐसे जीव क्या होंगे, ऐसे जीव जो क्या है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जिससे हम आप क्या हो गए बहुकोशिकीय जीव हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, इसमें कवक आते हैं, फंगस आपके आते हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, ये सब के सब जितने भी जीव हैं जिनको हम देख सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि जिनको हम देख पाते हैं ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो जितने भी कवक होंगे समस्त कवक आ जाएंगे, समस्त पौधे आ जाएंगे, समस्त जंतु आ जाएंगे, जिनको हम क्या है अपनी नग्न आंखों से इनको हम देख पाते हैं, वो आपके किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब तो ये बहुकोशिकीय आपने जाना, कोशिका के प्रकार, कोशिका जाना आपने क्या क्या पढ़ लिया, कोशिका पढ़ लिया आपने कि कोशिका क्या होती है, ठीक है, कोशिका के आपने प्रकार पढ़ लिया, कोशिकाओं की संरचना पढ़ ली, संरचना में जंतु की कोशिका आपने पढ़ ली, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका आपने पढ़ ली, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आपने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में आपने एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं ये आपने पढ़ा है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव आपने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे जो पादप की कोशिका होती है और जो जंतु की कोशिका होती है, ये कोई प्रकार नहीं है, ये जैसे जंतु की कोशिका किस में आएगी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में आएगी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना को हम अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका आपकी होती है तो ये कोई प्रकार नहीं, जैसे जंतु की जो कोशिका होती है, जंतुओं की जो कोशिका होती है मतलब बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, तो उनमें क्या है यूकैरियोटिक प्रकार की ही कोशिका पाई जाती है। जैसे आपकी जंतु की कोशिका होगी, पादप की कोशिका होगी, कवकों की कोशिका जो भी होती है, तो ये भी किस में आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। क्योंकि पादप की कोशिका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे कि पादप की कोशिका कैसे होती है, आपके पादप की कोशिका, ठीक है, पादप की कोशिका, ठीक है। तो कोई प्रकार नहीं है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है प्रकार होती हैं, प्रकार नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें पादप की कोशिका में और जंतु की कोशिकाओं में क्या अंतर हो सकते हैं या क्या अंतर होते हैं, इस बात को यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक है। तो इनके एक बाहर आपके एक आंतरिक झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। पादपों में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसकी आंतरिक, ठीक है। इसके बाहर एक
परत पाई जाती है या एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये क्या है, पादप की कोशिका है, किसकी, पादप की कोशिका आपकी ये है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल कोशिका भित्ति, जो पादप की कोशिका भित्ति होती है, ये आपकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो अब इसमें आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इसमें आपका केंद्रक होता है, इसमें भी आपका क्या होगा, एक केंद्रक होगा जिसके अंदर केंद्रक होंगे। ठीक है, और केंद्रक क्या होगा, केंद्रक कला से, इसको कहते हैं केंद्रक कला। ठीक है, केंद्रक कला से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ठीक है, केंद्रक कला से घिरे होते हैं। इसमें भी डीएनए आपका पाया जाता है और डीएनए आपका क्या, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, पादप की कोशिका में भी ये चीजें पाई जाती हैं। इसमें भी क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, अंतःप्रदव्य जालिका इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, तो पादप की कोशिका में भी अंतःप्रदव्य जालिका, गाल्जी बॉडी पाई जाएगी। इसमें क्या पाई जाएगी, गाल्जी बॉडी पाई जाएगी। गाल्जी काय जिसको कहा जाएगी, ये आपका क्या है, गाल्जी काय, गाल्जी काय, ये क्या है आपका अंतःप्रदव्य जालिका है। क्या है, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका आपका ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक आपका क्या पाया जाता है, एक आपका पाया जाता है रिक्तिका, एक आपकी रिक्तिका इसमें पाई जाती है। इसको कहते हैं रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका, इसमें एक रिक्तिका पाए जाते हैं जिसे हम वैक्यूल कह देते हैं। ठीक है, वैक्यूल। तो ये रिक्तिका में 90% क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। 90% क्या होगा, जल पाया जाता है इसमें। अब आप देखिए अंतर, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पादप की जो कोशिका है इसमें रिक्तिका पाई जाती है, जबकि इसमें जंतु की कोशिकाओं में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका इसमें भी पाया जाता है। इसमें भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। इसमें भी 70 प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, राइबोसोम अलग से होता है, राइबोसोम होता है, इसका अलग अपना एक डीएनए होता है। ठीक है, और इसमें भी राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं, ये राइबोसोम क्या होंगे आपके 80S प्रकार का क्या होगा, राइबोसोम इसमें पाया जाता है। तो मेजर डिफरेंस अब इसमें ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। अब इसमें एक चीज़ और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक आपका एक संरचना पाई जाती है जिसे हम हरित लवक कहते हैं। ये बंडलों के रूप में होता है, हरित लवक, हरित लवक। ये क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। क्या कहेंगे, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, तो पादप की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन आपकी जो जंतु की कोशिका होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया। तो अब अंतर आप देखिएगा कि क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें कोशिका भित्ति, जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला अंतर आप ये बता सकते हो। दूसरा क्या है कि पादप की कोशिका में रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी सी रिक्तिका होती है जिसमें 90% जल होता है, और जंतु की कोशिका में ये रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरा आप अंतर बता सकते हो कि पादप की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और जंतु की कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। और आपने पढ़ा है स्वपोषण, ठीक है, कि पादपों में क्या होता है, स्वपोषण की क्षमता किसके कारण होती है, हरित लवकों के कारण होती है। क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अंतर आप इसमें क्या है आप बता सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में आपका आएगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन
जो होता है ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आइए देखेंगे। अब इसमें अंतर आप जो है बहुत सारा अंतर आप डिफाइन कर सकते हो। प्रोक्रियाटिक यूक्रियाटिक में बहुत सारा अंतर डिफाइन कर सकते हो आप। एक कोश के जीव बहुकोश के जीवों में क्या क्या अंतर होते हैं ये भी बता सकते हो आप, ठीक है। कोशिकाएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं ये भी आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एकदम बेसिक टर्म है, ठीक है। अब इसके बाद में जो टॉपिक मैं इस पर पढ़ाऊंगा, जो आपको बताऊंगा, वो आपके इंटर लेवल के लिए जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये देखेंगे क्या है वो, इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो आपका होता है कोशिका विभाजन, ठीक है। क्या होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इसको कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिकाओं का क्या हुआ, कोशिकाएं, एक कोशिका, ठीक है, दो भागों में टूट जाना है। कोशिकाओं विभाजन का मतलब क्या है, टूट जाना, ठीक है। तो कोशिकाएं क्या है, टूटती हैं। एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं में, 2 से 4 से 4 से 8 में, ऐसे कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है, मनुष्य में जो कोशिकाएं जो होती हैं युग्मनज, जैसे आपका जाइगोट जब बन गया, ठीक है, तो जाइगोट में क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। और एक कोशिका से दो कोशिका में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। और युग्मनज को हम सोचो कि ऐसे जो है कोशिकाओं से मिलकर बने हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सेल डिवीजन क्या होता है, होता रहता है, एक निश्चित अवधि तक होता रहता है, वृद्धि विकास होता रहता है, और फिर शिशु बनता है, ठीक है, पार्चुरेशन की क्रिया होती है। इसके बाद में उसका डेवलपमेंट शुरू होता है और धीरे धीरे वयस्कावस्था तक आता है, ठीक है, युवावस्था तक कह सकते हो कि आता है। इसके बाद में उसकी वृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित समय तक वृद्धि होती रहती है मनुष्यों में, इसके बाद में वृद्धि नहीं होती। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। जैसे आपका कहीं पे हाथ मान लीजिए हैं, जो स्किन सेल होती हैं, स्किन सेल में आपका क्या है, कहीं पे कट लग गया, कहीं पे मान लीजिए कहीं पर कट लग गया, तो सेल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे वो भर जाती हैं, आपका घाव ठीक हो जाता है, ठीक है। जो चमड़ा होता है वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें डिवीजन की क्षमताएं पाई जाती हैं, सेल डिवीजन होता रहता है, और सेल डिवीजन होकर के वो घाव आपका पूरा भर जाता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, आपने समझा कि कोशिकाएं क्या होती हैं, एक से दो कोशिकाओं का बनना ही, या एक कोशिका जब दो भागों में टूट जाती है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आइए देखेंगे क्या होता है। तो ये दो प्रकार से होता है, कितने प्रकार से बच्चा, दो प्रकार से होता है। क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक आपका है समसूत्री विभाजन, ठीक है, एक होता है आपका समसूत्री विभाजन, एक आपका क्या होगा, समसूत्री विभाजन, एक होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिकाओं कोई प्रकार नहीं है, विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, ये पूरे इंटर लेवल में आपको बायोलॉजी में पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं मिटोसिस, ठीक है, माइटोसिस, इसको माइटोसिस अथवा इसको माइटोइक, ठीक है, मायोटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो माइटोसिस या मायोटिक सेल डिवीजन आपका इसको कहा दिया जाता है। एक होता है म्यूसिस, एक क्या होता है, म्यूसिस, और ठीक है, एक होता है म्योटिक सेल डिवीजन, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आपका, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, सम का मतलब होता है समान, सूत्री का मतलब होता है समान, जो है गुणसूत्रों में, एक समान गुणसूत्रों में क्या है, में विभाजन हो जाना, समान मतलब कोई अंतर उनमें ना होना, ये कह सकते हो कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य की बात कर लें, किसकी, मनुष्य की बात कर लें बच्चा, मनुष्य में, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 46, ये क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं, आप ऐसे समझिए कि मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर आपका क्या है,
क्रोमेटिन, हमने आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमेटिन नामक संरचना पाई जाती है, जिसपे वर्णक जब डालते हैं तो ये धागों के रूप में दिखाई देते हैं, और यही धागे जो होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाते हैं। और गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो इनके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चा, गुणसूत्र ऐसे ही आपके पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, गुणसूत्र आपके ऐसे ही पाए जाएंगे, और ये हमेशा साथ साथ होंगे। ठीक है, क्या होंगे, साथ साथ होते हैं। तो जो क्रोमोसोम है, ठीक है, मनुष्यों में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और 46 आपके इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगर जोड़े की बात करें, जो जोड़े में होती है 23 क्या कहेंगे, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े आपको गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की कोशिका को लेकर के यहाँ पे समझा जाएगा कि क्या होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये जानिए कि मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल 46 होती है। और अगर जोड़े की बात करें कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पेयर्स कितने होंगे, 23 पेयर्स आप जो है क्रोमोसोम के पाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए मनुष्य में देखा जाएगा कि सेल डिवीजन का समसूत्री विभाजन किस रूप से होता है, तो इस चीज को समझा जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं। तो मान लीजिए मनुष्य की कोशिका है, ये क्या है, मनुष्य की कोशिका है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, मनुष्य की कोशिका। ठीक है, किसकी है, मनुष्य की कोशिका। इसमें क्या है, 46 गुणसूत्र एक इसके केंद्रक में है, और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। क्या होगी, समसूत्री विभाजन मान लीजिए शुरू होता है। तो पहले क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो उसके केंद्र में जो गुणसूत्र हैं, उनमें विभाजन की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, उनमें क्या होगा, विभाजन की क्रिया आपके शुरू होगा। तो अब ये जो गुणसूत्र हैं ये आपके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो 46 इसमें चला जाएगा, 46 इसमें, और फिर इनके केंद्र का विभाजन होता है, और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये 46 अलग हो गए, और ये 46 क्या हो गए, अलग हो गए। इसके बाद में कोशिका का विभाजन होता है, तो ये अलग कोशिका बनाएंगे, ये अलग, तो इसमें भी 46 हैं, और एक आपका अलग जो है बन जाएगा, एक अलग आपका बन जाएगा, तो इसमें भी कितने होंगे, 46 होंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और सेल डिवीजन हो जाता है। तो ये जो है मनुष्य की कोशिका, इसको क्या कहते हैं, मात्र कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मात्र कोशिका, मदर सेल कहा जाता है। क्या कहेंगे, मात्र कोशिका या मदर सेल। ये आपके जो होते हैं इसको पुत्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका, या हम इसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल। ये जो टर्म है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ से क्या पता चला, आपने देखा कि जो 46 गुणसूत्र थे, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा इनके केंद्र में पहले क्या होगा, विभाजन होगा, और 46 में क्या होंगे, टूट जाएंगे, और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं आपकी बनेंगी, और जिसमें 46 ही गुणसूत्र रहेंगे। जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको हम डॉटर सेल या पुत्री कोशिका कहते हैं, और मात्र कोशिका ये कह सकते हो कि मात्र कोशिका, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनके गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने 46 गुणसूत्र उनके मात्र कोशिका में थे, तो उनके डॉटर सेल में भी, पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि 2 कोशिकाओं विभाजन से 2 कोशिका बनती हैं, और इनके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनके जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया कैसे कैसे शुरू होती है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया अभी कि जो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में फ्यूज करेंगे तो युग्मनज का निर्माण होगा, तो वो 46 गुणसूत्र वाले द्विगुणित संरचना होगी। अभी आपको बताएंगे द्विगुणित क्या होते हैं, अगुणित क्या होते हैं। तो द्विगुणित संरचना
अब द्विगुणित संरचना में क्या होगा, विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है तो कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि उनके गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हर एक कोशिकाओं में 46 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो 1 2 में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ठीक, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ठीक है, 128, 256, 512, 1024, ऐसे मतलब कोशिकाओं का एक समूह बनता जाता है। और धीरे धीरे 9 माह की गर्भावधि के बाद में ये देखते हैं कि एक शिशु का निर्माण हो गया, जबकि जब जो जाइगोट था, जो इग्यूनस था, आप उसको देख भी नहीं पाते, ठीक है, इतना मतलब सूक्ष्म होता है, ठीक। तो विभाजन मतलब उसमें कैसे विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया उसमें होती है, ठीक है। अब आएंगे अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो ये आपको इरेज कर दे रहे हैं, समसूत्री विभाजन आप देखेंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नाम में पता है कि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि जो गुणसूत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, अर्ध आधे में टूट जाएंगे, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन माने मनुष्य की ही कोशिका में लेता हूँ, किसकी, मनुष्य की हमने कोशिका लिया, मनुष्य की यहाँ पे एग्जाम्पल में कोशिका मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो मनुष्य की कोशिका जो होगी उसमें कितने कोषसूत्र होंगे, 46 होंगे। तो इसमें दो बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, सॉरी अर्धसूत्री की। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वो पहले क्या होगा, प्रथम होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ही ये क्या हो जाएंगे, जो 23 गुणसूत्र हैं वो आपके टूट जाएंगे, ठीक है। गुणसूत्र आपके किसमें, 23 गुणसूत्र में ये अलग अलग हो जाएंगे। 23 गुणसूत्र, इसके बाद केंद्रक का इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, और ये गुणसूत्र आपके क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ये आपका 23 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 23 गुणसूत्र इसमें भी चले जाएंगे, ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अर्धसूत्री सेकेंड होगा, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री जो विभाजन होगा वो इसमें सेकेंड होता है, और ये फिर से टूटेंगे तो 2 कोशिकाओं में फिर से बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये 2 कोशिकाओं में फिर से बढ़ जाएंगे, तो 23 आपका ये हो जाएगा, और 23 गुणसूत्र इसमें, और ये भी 2 भागों में टूटेगा, तो 23 इसमें हो जाएंगे, और ये भी टूटेगा तो 23 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो अर्धसूत्री जो विभाजन की प्रक्रिया होती है इसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, पहली बात तो ये है गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें 4 कोशिकाओं का, कितनी कोशिकाओं का, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितने कोशिकाओं का, 4 कोशिकाओं का। ये जो सभी सेल हैं, नए सेल्स बने हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा, डॉटर सेल कहते हैं। और यहाँ पे जो होगा सेल क्या कहेंगे, मदर सेल कहते हैं, ठीक है, मदर सेल कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, 2 बार इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होगा कि आपके 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और गुणसूत्र जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके आधे हो जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके पहले लेसन में, दूसरे लेसन में, तीसरे लेसन में भर भर के यूज होगा, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का जो है वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एकदम आप बोर्ड एग्जाम और नीट लेवल की तैयारी इसमें कर सकते हो, इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आएंगे किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे कि जो द्विगुणित संरचना होती है और अगुणित होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होते हैं, ठीक है। तो द्विगुणित जो शब्दावली प्रयोग होती है, तो द्विगुणित शब्दावली, ठीक है, द्विगुणित शब्दावली मतलब 2n इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या होते हैं, डायप्लॉयड होती है, ठीक है, डायप्लॉयड संरचना होती है। और एक होती है आगुणित, आगुणित मतलब इसको हम n से शो करते हैं, इसको कहते हैं हैप्लॉयड। क्या कहेंगे, हैप्लॉयड संरचना होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या होगा, द्विगुणित जो संख्या होगी इसमें गुणसूत्रों की संख्या संपूर्ण मतलब कंप्लीट जो है क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंप्लीट, ठीक है। ये कह सकते हो कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 46, मतलब ये कह सकते हो कि 2n मतलब पूरी होती है, गुणसूत्रों की संख्या पूरी इसमें होती है
टोटल होती है, जैसे 2n इक्वल टू मनुष्य की बात करें तो 46 हो जाता है, तो 2n बराबर आपका क्या होगा 46, ठीक है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित संरचना में जो गुणसूत्र होंगे, जो जनक कोशिका में जितने भी क्रोमोसोम पाए जाएंगे उतने ही द्विगुणित जो कोशिका होगी या द्विगुणित जो होंगे उसमें ही पूरे गुणसूत्र आपके पाए जाएंगे, ठीक है। अगुणित वाले में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। इसे n बराबर आप कितना कह सकते हो, 23 कह सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कि जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इसको नहीं समझेंगे, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म है, अगर इसको आप नहीं सीखेंगे तो जो चैप्टर्स आपके पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो वो समझ में थोड़ा कम आएगा, ये कह सकते हो। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को जो है वॉच करना है। और जब भी आप जो है पढ़ना शुरू करें तो आपके पास जो बुक्स हैं आप उसको घर से पढ़ के आया करो, और एक बार पढ़ें फिर इसको देखेंगे जब, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। या आप जहाँ पे भी ऑफलाइन करते हो आप वहाँ पे भी क्या है पढ़ के जाया करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आप पहले से ही आप जानते रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो चीज़ें रिवीजन होती जाती हैं और आप बढ़िया से आप सीखते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका चैप्टर शुरू होगा जीओ में, जनरल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जोश के साथ लगे रहिए, ठीक है। और टारगेट 2000 जो आपका 24 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या करना है, टॉप कर देना है, ठीक है। और नीट भी, आप नीट के लिए भी इसी वीडियो को देख करके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं मान लीजिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर भेजें, तो जितना संभव हो सकेगा आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।